हौसलों की उड़ान को हम पंख देंगे, आपको एक नया सा रंग देंगे। अगर आप साथ दो हमारा तो आओ फिर सफलता की राह हम बुलंद देंगे। आसमान तक चीखेगी चिंगारी हमारी, हमारा वादा है हम हर कुछ बदल देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीजा क्लासेस पर। कल हमने जो है चैप्टर 2 कंप्लीट किया था क्लास 6 के सिविक्स का यानी एनसीईआरटी का। तो आज हम चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट या सरकार। सरकार क्या है? एनसीईआरटी पे आने से पहले आप जानते हो कि सरकार जो है देखने में तो बहुत छोटी सी मतलब बेसिक सी चीज लगती है, मतलब बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यही आपके पॉलिटी का, आपके एडवांस पॉलिटी का जब आप एम लक्ष्मीकांत जैसे किताबों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ी मतलब अवधारणा है और ये उस लेवल के पॉलिटी का आधार बनेगा जब आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद की गवर्नमेंट क्या, मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगी आई होप उस तरह से आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा और उस तरह से आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पे आने से पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके घर में कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय कौन लेता है? और अगर क्या हो कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति डिसीजन ना लेता हो, सब अपने अपने डिसीजन लेते हो, कोई एक व्यक्ति घर का सिस्टम ना मेंटेन करता हो, सभी करते हो, उनका विचार कुछ और हो, उनका विचार कुछ और हो, और कोई एक सर्वोच्च शक्ति ना हो घर में जो सबके विचारों को सुन सके और फाइनल डिसीजन दे सके या सब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सके। आमतौर पर हम उन्हें घर का मुखिया कहते हैं। बस सरकार भी एक ऐसा कंसेप्ट है, सरकार भी एक ऐसा विचार है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन सरकार पर आने से पहले सरकार पर आने से पहले हम देखेंगे उससे एक बड़ा कंसेप्ट जहां से सरकार का जन्म होता है, वो है राज्य। राज्य क्या है दोस्तों? जब हम राज्य की बात करते हैं तो देखिए, सरकार को समझने से पहले हम समझते हैं राज्य के बारे में। राज्य क्या है? आप क्या सोचते हो राज्य क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रावधान क्या है। संविधान राज्य के बारे में क्या कहती है, या हमारे भारतीय संविधान में राज्य की क्या व्यवस्था है, राज्य की क्या परिभाषा है। तो जब आप भारतीय संविधान को देखते हो तो उसमें एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, जो आपको बताएगा कि राज्य क्या है। और ये अनुच्छेद 12 जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें भाग 3 जो है आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है, और ये सभी आर्टिकल जो है भाग 3 के तहत आते हैं। तो हम देखते हैं कि राज्य क्या है। तो हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि राज्य किसको कहेंगे हम? आप सोचिए, हम राज्य किसको कहेंगे? तो राज्य एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा विचार है जो अस्थायित्व को डिकोड करता है, जो अस्थायित्व के बारे में बात करता है। राज्य का तात्पर्य है, राज्य के अंतर जो आर्टिकल 12 जो है हमें जो परिभाषा देती है राज्य का, तो राज्य क्या है? राज्य के अंतर कौन आते हैं? तो राज्य के अंतर्गत आते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। राज्य के अंतर्गत आएंगे राज्य सरकार, राज्य सरकार। राज्य के अंतर्गत आएंगे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। और दोस्तों, कुछ अदर लोकल अथॉरिटी होती है, कुछ अदर अथॉरिटी होती है जो राज्य के अंतर्गत आती है, जो कि राज्य की तरह कार्य को करती है और जन कल्याण का कार्य करती है। तो राज्य के अंतर्गत ये सभी है। जब हम कहते हैं, जब आप कहते हो कि हमारा राज्य, हमारा राज्य, तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य क्या आखिर है क्या, राज्य किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्य के अंतर्गत आते कौन है। जब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का, कि हमारे जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कोई राज्य करता है, या राज्य हमारे फंडामेंटल राइट्स का ह्रास करती है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में
अपील दायर कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते आपको पता होना चाहिए आपके अधिकार के बारे में। लेकिन अधिकार को जानने से पहले पता होना चाहिए कि ये अधिकार किसके विरुद्ध मिला है, राज्य के विरुद्ध। तो आपको ये जानना जरूरी है कि राज्य क्या है। तो राज्य के अंतर्गत आते हैं हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार और हमारे स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी। तो और जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि राज्य के 4 तत्व हैं दोस्तों। राज्य के 4 तत्व हैं। पहला क्या है? जनसंख्या। पहला है जनसंख्या। दूसरा है राज्य क्षेत्र या टेरिटरी। और तीसरा है एलिमेंट, वो है सरकार। और चौथा एलिमेंट है हमारा संप्रभुता या सोवर्णिटी। तो ये 4 तत्वों से मिलके हम राज्य का निर्माण जानते हैं। ये 4 तत्व या 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत एक राज्य है तो हमारा तात्पर्य ये है कि भारत के पास अपनी एक जनसंख्या है, भारत के पास अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है, भारत के पास एक गवर्नमेंट है जो भारत को रेगुलेट करती है, एंड भारत संप्रभु है, सोवर्ण है, सोवर्निटी है भारत के पास। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में वो अपने निर्णय को बिना किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के खुद लेती है। तो भारत एक राज्य है। अब आप क्लियर ये समझ पा रहे हो कि हम क्यों कहते हैं कि भारत एक राज्य है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो दोस्तों कि भारत एक राज्य है, और राज्य क्या है? ये 4 तत्वों से बना है, जहां पे एक जनसंख्या हो, जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र हो, जिसका एक सरकार हो और जिसकी एक संप्रभुता हो। इसको आप ऐसे समझिए, मैं अभी आपको समझाती हूँ और इसको मैं हटा रही हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये आपका एक भौगोलिक क्षेत्र है, या चलिए हम अपने भारत का मैप बना लेते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये तो हमारा भारत नहीं हो सकता दोस्तों, हमारा भारत तो बहुत प्यारा है। ये हमारा सिक्किम और ये हमारा क्षेत्र। ये भारत जो है, देख रहे हो आप कि भारत एक भौगोलिक क्षेत्र में है, इसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब भारत में जनसंख्या निवास करती है, भारत में एक जनसंख्या है। आप ऐसे समझिए कि भारत में एक जनसंख्या। मैं आपको इसीलिए इतना डिटेल में राज्य समझा रही हूँ क्योंकि अक्सर हम राज्य और सरकार के कंसेप्ट में जो है कंफ्यूज होते हैं। हम राज्य को सरकार मान लेते हैं और सरकार को राज्य मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। राज्य एक व्यापक अवधारणा है। तो आप किसी भी चीज को समझने से पहले आप उसके पहले नींव को समझोगे कि वो विचार आया कहाँ से। मेरे पढ़ाने और पढ़ने दोनों का तरीका यही रहा है शुरू से। तो ये है एक जनसंख्या है। आप देख रहे हो भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जनसंख्या है, और आप देख रहे हो कि यहाँ एक सेंटर की सरकार, सेंटर पे एक गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। और आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे एक राज्य सरकार है, अर्थात यूपी की एक अपनी राज्य सरकार है, बिहार की एक अपनी राज्य सरकार है, वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार है, महाराष्ट्र में अपनी सरकार है, गुजरात की अपनी सरकार है, एमपी में एक अपनी सरकार है। जब आप ऐसे ही सारे क्षेत्रों को देखोगे तो हर क्षेत्र पर राज्य सरकार की व्यवस्था है, और उस राज्य के अंतर्गत स्थानीय सरकार की यानी पंचायत और नगर निगम की भी व्यवस्था है। कुछ अन्य अथॉरिटी ऐसे हैं जो राज्य की तरह कार्य करते हैं और जन कल्याण का काम करते हैं। तो हम उनको भी जो है राज्य में समाहित कर लेते हैं। इस प्रकार जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो क्या है? एक स्टेट है। स्टेट है अर्थात एक राज्य है। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि भारत एक राज्य क्यों है, और हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। अगर इन चीजों में, इन
तत्वों में या इन एलिमेंट्स में अगर हम एक भी एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं तो वो वहां पे उस देश को हम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि अंटार्कटिका के पास भी, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी वहां पे एक अपना भौगोलिक क्षेत्र है। कुछ कुछ एक दो वहां पे जनसंख्या निवास तो करती नहीं है, कुछ वेधशालाएं स्थित है, वहां पे भी कोई ऐसी गवर्नमेंट है नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अंटार्कटिका एक राज्य है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक राज्य है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट ये स्टेट क्या है, और किसी भी देश को हम स्टेट घोषित करें कि वह देश एक राज्य है, उसके लिए क्या क्या हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए। तो 4 हमारे पास एलिमेंट या तत्व होनी चाहिए किसी भी देश को राज्य घोषित करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ गए कि राज्य क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अब देखिए, जब मैंने आपको एलिमेंट्स बताया, इस विचार को क्या कभी आपने सोचा या कभी आपने कहीं पे पढ़ा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से तत्व हैं, तो एक है जनसंख्या, एक है हमारा भौगोलिक क्षेत्र या राज्य का क्षेत्र, तीसरा है, चौथा है हमारे पास संप्रभुता, और एक है हमारे पास सरकार। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि सरकार जो है इन सारे तत्वों की सुरक्षा करती है। अर्थात आप देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको समझाती हूं। जब आप कहते हो कि राज्य और सरकार एक ही है, जब आप ऐसा कहते हो, जब आप सरकार को राज्य के साथ और राज्य को सरकार के साथ जोड़ते हो, तो आप देखिए सरकार क्या है दोस्तों? सरकार राज्य का एक तत्व है। सरकार क्या है? राज्य का एक तत्व है, एक एलिमेंट है। और राज्य जो है एक व्यापक अवधारणा है। जब सरकार बदलती है, जब प्रशासन बदलता है, तो सरकार बदल जाती, लेकिन राज्य नहीं बदलता। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जब 2015 से पहले जो गवर्नमेंट थी और जो कांग्रेस का शासन था, जब कांग्रेस का शासन बदला, जब बीजेपी का शासन आया, क्या आपने देखा कि विधायिका का कंसेप्ट बदल गया? क्या आपने देखा कि जो है केंद्र सरकार का कंसेप्ट बदल गया? क्या आपने देखा कि राज्य सरकार का कंसेप्ट या लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट बदल गया? नहीं दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि राज्य जो है एक अस्थायी संस्था है। क्योंकि प्रशासन बदलने के साथ सरकार तो बदलती है, लेकिन राज्य नहीं बदलता, देश नहीं बदलता, भारत की व्यवस्था नहीं बदलती। तो राज्य क्या है? एक अस्थायी अवधारणा है। तो ऐसे ही जब आप देखते हो, सरकार क्या है? वो अस्थायी है, वो अस्थायी है। और सरकार, जब हम ये जान लेते हैं, हम जब जान गए ये कि राज्य क्या है, राज्य किसी भी क्षेत्र को हम राज्य कैसे घोषित करते हैं, या राज्य की जो संविधान में परिभाषा क्या है, तो हम जल्दी से एक बार नजर डालते हैं कि सरकार क्या है। उसके बाद हम आपके एनसीईआरटी पे आएंगे। आप एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड बहुत डीप समझोगे। आप इसको जानने के बाद कोशिश करिए। ये है सरकार। चलिए, सरकार क्या है? सरकार क्या है? तो राज्य का एक तत्व है, जैसा कि हमने अभी देखा। शायद ही किसी ने आपको ये बात बताई हो कि राज्य का एक तत्व है। और जब हम कहते हैं सरकार, तो इसका कार्य क्या है? ये अपने भौगोलिक क्षेत्र, जो कि एक तत्व है, भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा कर रही है। देखिए, सीमा पे हमारे जवान तैनात हैं। हमारी जो है राष्ट्र नीति ऐसी है कि कोई अन्य देश हमारे पे ऐसा प्रभाव ना डाल सके जो हम नहीं चाहते हैं। वो देश विदेश हर बारे में एक नीति बना रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रही है। तो हम अपनी क्या कर रहे हैं? भौगोलिक क्षेत्र को सुरक्षा दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? यहाँ की जो जनसंख्या है, ये भी एक राज्य का तत्व है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। जनसंख्या, आखिर जो सरकार है ये कहाँ से चुन के आती है दोस्तों? ये इसी जनसंख्या से तो चुन के आ रही है। ये इसी जनसंख्या का तो एक प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जो सरकार है वो अन्य तत्वों, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, और एक हमारे पास क्या था? संप्रभुता। क्या आपने कभी ध्यान दिया इस बात पे दोस्तों कि सरकार जो इतना हम लोग वो करके रखते हैं कि सरकार हम समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार बहुत टफ टॉपिक है, छोटे छोटे चीजों में हम फंसते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि सरकार है क्या? सरकार बस यही तो कर रही है। सरकार एक
तत्व ही तो है राज्य की, जो अन्य तत्वों के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, लॉ एंड जो है ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो सरकार क्या है? अब इतना दूर तक तो आप समझ गए कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि सरकार क्या है। सरकार व्यक्तियों का एक समूह है और कुछ नहीं है। आप इस बात को समझिए, सरकार क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जिसके द्वारा राज्य जो है अपनी शक्ति व संप्रभुता को या का प्रयोग करती है। देखिए, राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये देखो यहाँ पे राज्य खड़ा है। जैसे मैं आपको दिख रही हूँ ना, मैं एक मूर्त अवधारणा हूँ। आप मुझे देख सकते हो, मुझे सुन सकते हो, मुझे छू सकते हो, मेरा एहसास कर सकते हो। और क्योंकि आपको ऐसे आप टच करके मेरा, जैसे ये एक मूर्त अवधारणा है, मैं इसे छू रही हूँ, इसे देख पा रही हूँ। लेकिन राज्य क्या है दोस्तों? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, आप उसे देख नहीं सकते। जब हम कहते हैं ना कि राज्य, तो हम ये नहीं कह सकते कि देखो ये राज्य है, यहाँ खड़ा है। नहीं, ये अनेक तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य एक अवधारणा है, लेकिन एक अमूर्त अवधारणा, आप उसको देख नहीं सकते। तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे हमने क्या बनाया? सरकार बनाया। हमने सरकार बनाया ताकि राज्य की जो व्यवस्था है उसको सरकार देख सके। अर्थात सरकार वो संस्था है दोस्तों, वो माध्यम है जिसके द्वारा राज्य अपनी शक्तियों व संप्रभुता का प्रयोग करता है अपने जो है भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद सभी जनसंख्या और उसके सभी जनसंख्या के कल्याण के लिए। तो ये है सरकार। क्या आप समझ गए कि सरकार क्या है? चलिए, यही बात आपकी एनसीईआरटी बताएगी आपको। तो हम लोग एक बार एनसीईआरटी की तरफ रुख करते हैं। देखिए, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वो निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा गया है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़िता के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार, और सरकार ने 1500 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। क्या आप समझ पा रहे हो इससे सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य है हमारे देश में कानून और व्यवस्था को संविधान के अकॉर्डिंग चलाना और लोगों के जन कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। मैं भी आपको बताऊंगी सरकार के कौन कौन से अंग हैं। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है।
और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित रहकर सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उनको लागू करती है। अब देखिए एनसीईआरटी आपकी बता रही है सरकार के स्तर। अब आपको पता चला कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होंगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए बेसिक लेवल पर आपकी एनसीईआरटी वही बात कर रही है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर के पढ़ाया कि आर्टिकल 12 जो है आपको बताती है कि सरकार में कौन कौन से अंग आते हैं। तो यही बता रही है कि सरकार के जो है 3 स्तर हैं। आपकी एनसीईआरटी कह रही है सरकार के 3 स्तर हैं। एक है केंद्र स्तर, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य स्तर पर राज्य सरकार। और तीसरा है स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। तो ये 3 स्तर पर जो है गवर्नमेंट काम करती है। मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय स्तर का जो मतलब है वो आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में कार्य करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए इतना आप जब पढ़ेंगे तो इसका आप एक सिंपल सा वो समझ सकते हैं कि आप सोचिए ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई है। अब आप समझिए कि इस क्षेत्र में, मान लेते हैं इस क्षेत्र में या यहाँ पे या यहाँ वेस्ट बंगाल में अब कोई भी कुछ भी हो रहा है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुदूर क्षेत्रों में जाकर के हर व्यवस्था तो नहीं देख सकती है। आप बताइए क्या वो देख सकती है। इससे राज्य सरकार का कंसेप्ट आता है कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो पूरे देश के लिए कार्य करेगी ही, लेकिन राज्य के स्तर पर यानी यूपी, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों में, गुजरात, इन क्षेत्रों में क्या है वहां की भी अपनी स्थानीय सरकार हो, यानी वहां की भी अपनी राज्य के स्तर पर राज्य सरकार हो। और उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि जब राज्य के स्तर पर राज्य सरकारी काम करेगी तो दूर दूर के जो गांव हैं, एक राज्य के अंतर्गत कई शहर और कई गांव आते हैं, तो उन क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों में, नगरों में कौन कार्य करेगी। हो सकता है कि राज्य सरकार जो है वहां तक ना पहुंच पाए। तो इस विचार के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल लाया गया, वो था स्थानीय सरकार का या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जिसकी बात गांधी जी ने की थी। ये गांधी जी का साकार रूप है, गांधी जी के विचारों का साकार रूप है स्थानीय सरकार। तो वहां पे गांव के स्तर पर पंचायत जो है गठन हुआ और शहर के स्तर पर नगर निगम या नगर पंचायत का गठन हुआ। यही बात जो है आपकी एनसीईआरटी कह रही है। आपको इस लेवल पे जाके इस कंसेप्ट को पढ़ना होगा, तभी आपके बड़े बड़े एग्जाम में एनसीईआरटी को आप सही प्रकार से यूज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे एक मैप दिया गया है, आप लोग जरूर देखिए अपने बुक में। उसके बाद जो है आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि सरकार एवं कानून। देखिए सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है।
सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी क्या कहती है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? आप बताइए। अगर सरकार कोई कार्य कर रही है, आपको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बांध रही है, तो ये शक्ति उनको दिया कौन? तो ये आपके एनसीईआरटी कह रही है कि इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, यानी जो सरकार का जो शक्ति का स्रोत है वो लोग हैं, आम जनता है, हम लोग हैं। तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरफ की सरकार होती है राजतंत्री सरकार। देखिए दोस्तों, आप अपने देश में देखते हो, क्योंकि हमारा भारत एक लोकतंत्र व्यवस्था को फॉलो करता है, तो आप हमारे देश में देखते हो कि समय समय पर लोकसभा या विधानसभा के जो है चुनाव होते रहते हैं और हम ही लोग जाकर के वोट देते हैं। आपको पता है कई लोग वोट दे देते हैं लेकिन ये नहीं जानते, उन्हें लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़े मतलब व्यक्ति को चुन रहे हैं, बहुत बड़े पद का जो है चुनाव करने जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, वो हम ही में से कोई एक है जिनको हम ये जो है सर्वसम्मति से ये पद दे रहे हैं कि हाँ आइए आप हम पर शासन कीजिए। मतलब हम पर शासन करने के उद्देश्य से हम वोट नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा, आप हमें सुरक्षा दीजिए, हम आपको ये शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखोगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता में सरकार और संविधान की शक्ति निहित है। तो देखिए यहाँ पे वही बात कह रही है। तो ये तो हो गई लोकतंत्र की बात कि हम अपने सरकार को स्वयं चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं कि जाइए आप हमने हमारी व्यवस्था को संभालिए। और एक दूसरी तरफ की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास यानी राजा के पास होती है। तो ये राजतंत्रीय सरकार है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अर्थात आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब हम लोकतांत्रिक सरकार को गठन करते हैं तो अगर लोकतांत्रिक सरकार में अगर मंत्रिमंडल या आप ऐसा मान के चलिए आपने भी मंत्रिमंडल नहीं पढ़ा, आपने संसद वगैरह नहीं पढ़ा, कार्यपालिका नहीं पढ़ा, आप ऐसा मान के चलिए हम जिस सरकार को चुन रहे हैं, ठीक है, अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं। हम उनसे सवाल कर सकते हैं आपने ये कार्य क्यों किया। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। वो हमारे प्रति जवाबदेह होते हैं, हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको जवाब देना पड़ता है कि मैंने इसलिए इस कार्य को किया और मैंने ये कार्य किया या ये कार्य इसलिए नहीं किया। वो जवाबदेह होते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजा अगर कोई निर्णय ले रहा है तो वो अपने निर्णय की सफाई आपको नहीं देगा, चाहे वो आपके ऊपर कोई भी असर करे। तो ये राजतंत्री सरकार है, यही आपकी एनसीईआरटी कह रही है। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में चलिए देखते हैं आपके एनसीईआरटी क्या कहती है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है लोग इसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे जो है भाग नहीं लेते। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पंचायत में होता है कि आप जो है आप यहाँ पे खड़े होके डायरेक्ट जो है अपने गवर्नमेंट से बात कर रहे हो कि ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है, यहाँ पे कुआं खुदवाना है, यहाँ पे नल करवाना है और यहाँ पे ये इमारत गिरी है उसको सही कराना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्योंकि ये जनसंख्या बहुत बड़ी है ना, आप हर क्षेत्र से कोई एक जायजा कैसे ले सकता है इंसान। तो एक कंसेप्ट आया प्रतिनिधि लोकतंत्र का।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? सोच के देखिए आप। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी, यानी गरीबों का और महिलाओं का और अनपढ़ लोगों का कोई पूछ नहीं था। वो प्रशासन में भागीदार नहीं ले सकते थे, भागीदार नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनको सक्षम नहीं समझा जाता था। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी हमारे देश में निर्णय लेने में महिलाओं का हाथ नहीं था, या बहुत सारे देशों में ऐसा था, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो ये जो व्यवस्था थी वो भारत के आजादी से पहले थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब देखोगे राजा महाराजाओं का शासन रहा है, राजतंत्र व्यवस्था थी। तो राजतंत्र में जो है स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। अशिक्षितों को जो है प्रशासन में अधिकार नहीं मिल रहा था और गरीबों का कोई पूछ नहीं था। तो अब देखिए भारत इन्हीं चीजों से सीख लेकर जब भारत आजाद होगा तो इन कुरीतियों को कैसे दूर करता है। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण जो है व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, देखिए गांधी जी क्या कहते हैं इस बारे में। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, मतलब जिसका कैरेक्टर साफ है, जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। कितनी मार्मिक जो है बातें गांधी जी ने कहा है। अब एक देख लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स में दिया गया वोट्स फॉर वीमेन। देखिए संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। ये जो है आप देखते हो कि जब हम अपने ही प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं, हमने आपको चुना लेकिन आप अपनी शक्ति को हमारे साथ ही नहीं बांटोगे। मतलब ऐसा होता है कि हम आपको भेज रहे हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है कि आप हमारे जो है प्रॉब्लम्स को देखोगे, हमसे आके बात करोगे, हमसे आके मिलोगे। और अगर मिल लेते हैं सरकार तो ये जो है सुर्खियां जो है बन जाती है कि इस फलानी सरकार ने आकर के जनता से रूबरू की। ये तो उनका फर्ज है दोस्तों, क्योंकि ये अधिकार हमने उन्हें दिया है। ये चीजें समझने की बात है, और आज की युवा को खास करके। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सॉफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सॉफ्रेज मूवमेंट क्या था। जो सॉफ्रेज मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, और आपके ऑप्शन रहेंगे ये, जिसमें आपका एक ऑप्शन ये रह सकता है वोट देने का अधिकार। तो आप याद रखिएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतना कम क्यों आंका था। शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। देखिए आपने कल ही के क्लास में समझा है कि रूढ़िबद्धता या रूढ़िबद्ध धारणाएं या पूर्वाग्रह क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेसिक है। अब आप यहाँ पे जैसे पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत वो चीजें हिट करेगी। अच्छा, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं है, ये रूढ़िवादिता है, ये पूर्वाग्रह है। इसीलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये माना कि हाँ, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती।
इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए, उनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध करके प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। देखिए हमारी महिलाओं ने क्या क्या कार्य किया है, और लोग महिलाओं और लड़कियों को इतना कमजोर समझते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। मैंने कल आप इसका जिक्र किया था आपके जो है प्रीवियस क्लास में। बस आपकी चैप्टर जो है, आपका ये चैप्टर यही खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र सरकार। क्लास खत्म होने से पहले मैं आपका जो है आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए एनसीईआरटी क्या है दोस्तों, एक बेसिक है। एक सेकेंड, देखिए इस पूरे चैप्टर में आपने क्या समझा। मैंने आपको बताया राज्य के बारे में कि राज्य क्या है, राज्य क्या है और राज्य के कौन कौन से तत्व हैं, राज्य में कौन कौन से लोग मतलब कौन कौन से अंग शामिल हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सरकार के बारे में, और सरकार को हमने देखा राज्य के तत्व के बारे में, और सरकार को हमने समझा एक ऐसा लोगों का समूह जो राज्य के संप्रभुता शक्ति का प्रयोग जनहित के लिए करता है, जनहित हेतु करता है। तो आप समझ गए कि सरकार। अब देखिए क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको समझाऊं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने अभी बताया कि वो उस सरकार का कार्य है कानून बनाना, उनको लागू करना और न्याय करना। तो ये जो है शब्द आपको क्या समझ में आया कि एनसीईआरटी आपकी क्या कहना चाहती है। देखिए बच्चों, सरकार के 3 अंग हैं। एक है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। जो विधायिका है या जो लेजिस्लेचर है, जिसको आप इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हो, जो विधायिका है वो कानून का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या है, ये कोई कानून बनाए, ठीक है। अब ये तो कानून का निर्माण कर दी, अब इसको लागू करने के लिए ये कानून जनता में कैसे अप्लाई किया जाए, इसके लिए भी कोई एक संस्था होनी चाहिए। तो हमारे पास आती है कार्यपालिका। इन्हीं कानूनों को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, अर्थात ये कानून का निर्माण करती है और ये कानून को लागू करती है। कानून को क्या करती है, लागू करती है। और अब आप मान के चलिए विधायिका ने तो कानून बना दिया, कार्यपालिका ने कानून लागू कर दिया, लेकिन मान लीजिए विधायिका कोई एक ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के आदर्श के विरुद्ध हो या संविधान के नियमों के खिलाफ हो, संविधान के नियमों के खिलाफ हो, तो अब ये कौन जांच करेगा कि जो कानून बनाया गया है या जो कानून लागू किया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो संविधान के नियमों के जो है अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो यही कार्य कौन करती है, हमारी यहाँ पे न्यायपालिका करती है। अर्थात ये कानूनों का जांच करती है कि वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए, कानूनों का जांच करती है और ये मतभेद होने पर निर्णय देती है, मतभेद पर निर्णय देती है। और यही न्यायपालिका न्याय करती है। अर्थात जब आपके साथ या कोई कानून में कुछ अन्याय के खिलाफ कोई प्रावधान किए गए हो तो न्यायपालिका बताएगी कि आपका ये कानून संविधान के खिलाफ है, आप इस कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। तो
सरकार के ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो और यही जो है, यही 3 अंग जो है पूरे सरकार को चलाते हैं। और सरकार क्या है, एक समूह के रूप में कार्य करता है, व्यक्तियों का ही एक समूह है, जिस समूह को हमने ही चुन के भेजा है। वो जनता ने अपने लिए उनको भेजा ताकि वो जनता के लिए कार्य कर सके, लोकहित में कार्य कर सके, लोक कल्याण में कार्य कर सके। तो सरकार का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों क्या होता है कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं और लगता है हमने कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, और फिर जब लोग ये कहते हैं कि किसी भी यूपीएससी के जैसे एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए या कोई अदर एग्जाम्स के लिए, जैसे आप छोटे लेवल पे भी कोई एग्जाम देते तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप उसके पढ़ने का तरीका नहीं समझ पाते हो। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये तरीका मैं भी पहले नहीं समझ पाई थी। जब मैंने पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ा था तो मुझे लगा था इसमें है क्या, ये तो बच्चों के लिए लिखी गई है। बट नहीं, एनसीईआरटी बहुत डीप लेवल पे जाके बातें करती है दोस्तों। और कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, इतने मोटे मोटे बुक हमने पढ़ लिए, इस लेवल पे जाके सब्जेक्ट को कवर किया और हम ये नहीं जानते हैं, फिर हम ये सोच करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। बट ऐसा नहीं होता है। तो इस लेवल पे जाके एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और मैं आपको पढ़ाऊंगी इस लेवल पे जाके एनसीईआरटी। शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि लोकतंत्र और लोकतंत्र सरकार क्या होती है, वो कैसे कार्य करती है। आई होप मैं आज आपको आज मैं आपको समझा पाई और आप अच्छे से समझ पाए हो और आपके एग्जामिनेशन में ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होगा और आप इसको इस तरीके से आज समझे होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर मिलूंगी मैं आपको एक नई क्लास और एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।